तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेसेस को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू वन शॉट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को बिगिन करते हैं। सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग्स है या नहीं है, मतलब वो जिंदा है या नहीं है। तो कुछ कैरेक्टर्स दे रखे थे बच्चा, जिसमें बताया हुआ है कि अगर उन्हें फूड, एयर और वाटर चाहिए तो वो लिविंग थिंग्स है, अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो लिविंग थिंग्स है, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी चेंज या स्टिमुली को। जैसे यहाँ बताया हुआ है कि अगर हीट आने पे आप क्या रिस्पॉन्स देते हो, हाथ हटा लेते हो, तो दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर वो ब्रीथ कर रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं या फिर एक्सक्रीट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी फीचर्स क्या डिफाइन करते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा, बताया गया है कि लाइव प्रोसेस क्या है। तो लाइव प्रोसेस क्या है कि ये जो अभी तुमने पढ़ा, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, तो इसको इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसेसेस है बच्चा। उन्हीं प्रोसेसेस को साथ में जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, जब वो खाना खा रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो जैसे ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर ये क्यों जरूरी है, एनर्जी के लिए जरूरी है। रेस्पायर कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, एनर्जी ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है और एनर्जी बन रहा है, राइट। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, ये जो आपने खाया या ऑक्सीजन लिया तो उसका पूरे बॉडी में कैसे मूवमेंट हुआ बच्चा, उसके बारे में। या फिर एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट जो बना उसको रिलीज कैसे करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं इसको कंट्रोल करने वाला कौन है ना, इसके बारे में पढ़ना। या फिर रिप्रोड्यूस करना, मतलब अपना नंबर बढ़ाना, अपने स्पेसिस को कंटिन्यूटी को बनाए रखना। ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है, लाइव प्रोसेस के अंदर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहला न्यूट्रिशन का टॉपिक, जिसमें हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सबसे पहला है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपने बहुत जूनियर क्लासेस से ही पढ़ रखा है कि जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो क्या करते हैं बच्चा, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये प्रोसेस जरूरी क्यों है बच्चा, क्योंकि ये जरूरी है एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए। जो प्लांट के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे उसमें कुछ एनर्जी लगेगी ना, तो वो एनर्जी कहां से आएगी, फोटोसिंथेसिस से आएगी। क्लियर है। प्लांट जो अनयूज्ड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बनाया, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बनाया, जितना यूज हुआ उतना यूज हो गया, जो यूज नहीं हो पाया, नॉट यूज्ड है, वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। और वही जब एनिमल्स अगर एक्स्ट्रा फूड इनटेक करते हैं तो वो स्टोर होता है बच्चा ग्लाइकोजन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिमाग में रखो कि प्लांट किस में रखा, स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल किस फॉर्म में रखता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है बच्चा, रिएक्शन दिया हुआ है किसका, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहला हमारा इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। मतलब अगर आपसे कोई ये भी पूछ दे कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे लाइट को एब्जॉर्ब करना। दूसरा है बच्चा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जिसमें सनलाइट को आप क्या बनाते हो बच्चे, ग्लूकोज बनाते हो, कार्बोहाइड्रेट मतलब प्लांट्स बनाते हैं, आप नहीं बनाते, तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिटिंग होना। ध्यान देंगे आप सभी, ठीक है, कि ये जो O2 रिलीज हो रहा है वो किससे रिलीज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो O2 है वो वाटर से आ रहा है कि CO2 से आ रहा है, तो आप कहोगे वाटर से आता है। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन, इसमें CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद आप पढ़ोगे एक स्पेशल केस दिया हुआ है डेजर्ट प्लांट का, जिसमें क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट CO2 रात में लेते हैं। क्यों बच्चा, दिन में अगर वो अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, इसीलिए वो CO2 रात में लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब सुबह सुबह जब लाइट मिलती है तो क्लोरोफिल के मदद से वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। क्लियर है। अब ये क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ठीक है,
स्टोमेटा के बारे में हमने बात की। स्टोमेटा क्या है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है स्टोमेटा। ये क्या है, टाइनी पोर्स है बच्चा, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहाँ आप मेंशन कर लोगे गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। और ये क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को गार्ड करने वाला कौन है? गार्ड सेल, राइट ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन गाइड करता है? तो गार्ड सेल। नेक्स्ट है हमारा, आप पढ़ोगे कि नाइट्रोजन के यूजेस के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें बताया है कि नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है बच्चे, तो नाइट्रोजन का यूज होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। और इसे आप प्लांट सॉइल से कैसे इनटेक करते हैं? तो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। इससे क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है। बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सेम वही, उसी को थोड़ा इलाबोरेट वे में यहाँ बताया है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फोटोसिंथेसिस होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके खाना बनाते हैं पत्ते, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, जो प्लांट एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बना देता है वो स्टार्च के फॉर्म में यूज स्टोर करता है, और एनिमल्स इसी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये वही रिएक्शन है बच्चा। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, ये साइट्स दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हो। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आपका वही जो मैंने बताया कि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि रात के टाइम में ये CO2 लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, और दिन में वही CO2 को यूज करके क्या करेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होता है और फिर फोटोसिंथेसिस होता है और खाना बनता है। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट से ही, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, राइट ना। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है इसके बारे में। चलिए, स्टोमेटा के बारे में वही बताया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड कौन करता है? गार्ड सेल्स करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन यूज होता है प्रोटीन के। आप एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर प्रोटीन के जब टुकड़ा टुकड़ा करोगे, ये देखो ये प्रोटीन के छोटे छोटे मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, ठीक है। तो प्रोटीन किससे बनता है बच्चे? नाइट्रोजन से, ठीक है। प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। कहां से? सॉइल से, ठीक है। ये बात ध्यान में रखोगे कि सॉइल से प्लांट जो है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट लेता है और फिर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे अगर पूछेगा कि प्लांट ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कैसे लेता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है बच्चा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है कि ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉइल में क्या करता है? फिक्स करता है। किस फॉर्म में? नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक पता है आप लोगों को? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली आपको दो टाइप के न्यूट्रिशन की बात की गई है, स्टेशनरी और मोबाइल, ठीक है। स्टेशनरी जो अपनी जगह पे है, मोबाइल मतलब जो इधर उधर घूम सकता है, राइट ना। दोनों का एग्जाम्पल से आप क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको बताया है बच्चा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली हम यहाँ 3 टाइप के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो तीनों क्या है बच्चा? आप देखोगे, अगर आपको बताया गया होगा आगे कि ये तीनों कौन कौन से हैं। पहला है, सबसे पहला, ठीक है, जो है वो है यहां पे मेंशन किया हुआ है, जो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला है स्पोरोफाइट्स, ठीक है। स्पोरोफाइट्स में क्या होता है बच्चा? यहां देखिए, स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपने खाने को अपने शरीर के बाहर ब्रेक डाउन कराते हैं। बात समझे? जैसे हमने खाना खाया और हमारे खाने का ब्रेक डाउन कहां हो रहा है बच्चे? शरीर के अंदर, इनसाइड हो रहा है ह्यूमन में, राइट। और यहां क्या होगा बच्चे? यहां खाना ब्रेक डाउन कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर। तो वो एग्जाम्पल में लिख लेना, फंगाई में आपका ब्रेड मॉल्स हो गया और यीस्ट हो गया और मशरूम हो गया। ये क्लियर हो गया। ये जो हमारा वे है खाना खाने का, उसे कहते हैं होलोजोइक, ठीक है। ये था सैप्रोफाइट्स, ये पहला वे था। दूसरा है आपका होलोजोइक, जो हम खाते हैं, जिसमें हम पूरा खाते हैं, राइट, और हमारे शरीर के अंदर इसका ब्रेकडाउन होता है। और तीसरा है बच्चा पैरासाइटिक। क्या है? पैरासाइटिक। इसमें क्या करते हैं? बिना किल किए,
है ना। इसमें प्लांट्स और एनिमल बिना किल किए चीजों को खा लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। जैसे प्लांट्स में हो गया कसकटा, अमरबेल यहाँ बना हुआ है। दूसरे प्लांट पे जैसे पैरासाइट आपने पढ़ा होगा, जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लो कि आपके पेट में अगर वॉर्म वगैरह हो जाता है, टेपवॉर्म वगैरह, है ना, तो ये क्या है, पेट के अलावा बाहर ये बहुत अच्छे से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आपके बाल में अगर लीस, मतलब सुने होंगे कि लीस या फिर टिक वगैरह के बारे में भी सुना होगा तुमने, फिर टर्माइट वगैरह भी सुने हो ना। तो ये सब क्या है, जैसे कहने का मतलब ओवरऑल क्या हुआ, लीचेस वगैरह का एग्जाम्पल दिया है कि ये जो है किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो उसको मारते नहीं है। अब हमारे पेट में वर्म हो गया तो क्या वो हमें किल कर देंगे? नहीं, वो धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन उसमें से एब्जॉर्ब करते रहेंगे। वैसे ही ये प्लांट है कसकटा, ये भी अमरबेल जिसको कहते हैं, ये किसी दूसरे प्लांट होस्ट प्लांट पे अपना न्यूट्रिशन क्या करेगा, इनटेक करता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बच्चे। छोटे जो मतलब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका तो पूरा सरफेस ही जो है वो कैसा है कि पूरा जो उनका जो सराउंडिंग से डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है, तो वो डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन होगा क्या? नहीं, सिर्फ डिफ्यूजन इनफ नहीं है, डिफ्यूजन होगा लेकिन डिफ्यूजन इनफ नहीं है। बात समझे ना। सिंगल सेल वगैरह में से सिंपलर प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन अपटेक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि ये अमीबा कैसे खाना खा रहा है, ये सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये देखो फूड वैक्यूल बना रहा है। यहाँ देख रहे हो ना प्रोसेस, इससे समझ रहे हो ना, ये जो पर्टिकुलर है ये क्या कहलाता है, फूड वैक्यूल कहलाता है। पैरामीशियम का एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है बच्चा, ये देखिए ये इसका स्पेसिफिक स्पॉट है जहां से वो क्या करेगा, वो अपना खाना इनटेक करेगा, ठीक है। तो और लेकिन हमारे बॉडी में क्या होगा, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा बॉडी का एक एक सेल जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ एयर तो है नहीं, सराउंडिंग तो है नहीं, तो हमारे बॉडी के लिए क्या है, स्पेशल ऑर्गन्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ में है आपका टिथ है, टिथ जो कि क्या करता है, फूड को क्रश करता है ना, जो कि मैकेनिकल डाइजेशन का काम कर रहा है। टंग क्या कर रहा है बच्चे, वो खाने को अच्छे से स्लाइवा के साथ मिक्स कर रहा है, साथ ही साथ चीविंग में भी हेल्प कर रहा है। स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में भी माउथ के अंदर ही है, जो सिक्रीट कर रहा है स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर क्या है, स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज है, जो कि एक एंजाइम है जिसका काम है कि स्टार्च, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, आप जो खाना खा रहे हो ना उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। आपने अभी पढ़ा कि प्लांट वगैरह में क्या है, स्टार्च है ना, अभी पढ़ा ना कि स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है बच्चा, ठीक है, उसको वो सिंपल शुगर में तोड़ देता है। कौन? यही स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप में ये देखो यहाँ एक मूवमेंट बताया बच्चा, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट के थ्रू पूरे कैनाल में, ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं ना, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा चला आ रहा है, तो इस पूरे कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है बच्चा। इस पर्टिकुलर मूवमेंट में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिदमिकली ये सिकुड़ेगा और खाना कहाँ बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है कंसेप्ट? ऑइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। अब आ जाइए स्टमक में। स्टमक में क्या होता है बच्चे, तो स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि रिलीज करेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब इसका रोल देखेंगे। HCl तो समझ रहे हो एसिड है, क्लियर ना। तो ये क्या करता है बच्चा, ये फैसिलिटेट करता है कि पेप्सिन अपना काम अच्छे से कर सके, साथ ही साथ ये पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। अब पेप्सिन क्या करेगा, तो पेप्सिन पी से ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। तो ये एक एंजाइम है बच्चा। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो ब्रेक करता है बड़े बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे प्रोटीन में, या फिर छोटे प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, पेप्टाइड्स। इसके बाद म्यूकस का रोल क्या है। म्यूकस आप सभी शायद वर्ड सुने भी होंगे। म्यूकस का काम क्या है ना बच्चे, ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ये देखिए यहाँ पे म्यूकस के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा स्लिपरी टाइप का फ्लूइड है बच्चा, जो कि वॉल्स वगैरह पे प्रेजेंट है। लाइनिंग मतलब वॉल्स ऑफ स्टमक में प्रेजेंट है। अब ये किससे बचा रहा है, ये किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसी HCl से, और साथ ही साथ अनवांटेड बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से, राइट ना। चलिए
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्पिंक्चर मसल। ये क्या कर रहा है बच्चा, बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है कि एक बार अगर फूड बाहर मतलब अगर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन चला गया तो ये यहां से वापस ना आए। इज इट क्लियर? तो बैक फ्लो को रोकेगा। चलिए अब आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बच्चे कि जो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ मतलब इसमें आपने पढ़ा ना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो इसका कॉम्प्लेक्स जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ब्रेकडाउन यहीं पे होता है। तो हम क्या कहेंगे, यहां कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। आप इसको कर लो कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये क्या करता है बच्चे, ये रिसीव करता है सिक्रीशन लिवर से और पैनक्रियास से। हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या सिक्रेट कर रहा है लिवर और पैनक्रियास। इसके बाद है बच्चा, इसके पास जो ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, वो क्या कर रहे हैं कि इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ग्लूकोज में तोड़ रहा है, फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में तोड़ रहा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? तो आप कहोगे, अगर आपसे डायरेक्ट एक टाइप का क्वेश्चन आ गया कि प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप कहोगे अमीनो एसिड। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च वगैरह है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप कहोगे ग्लूकोज। फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। क्लियर है? इसके बाद बच्चा अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप कहोगे कि मैम जो हमने खाना खाया वो हमारे पूरे बॉडी में कैसे पहुंचता है। तो बच्चा आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि ब्लड, ये देख रहे हो यहाँ पे ब्लड के वेसल्स बने हुए हैं बच्चा, राइट ना। ये ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे फिंगर लाइक, ये जो देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं बच्चा, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं सारे न्यूट्रिशन को, और इसे हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ये क्या कर रहा है कि सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसे किस में डाल रहा है, ब्लड में डाल रहा है। अब आ गया हमारा लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो किस चीज का होता है, वाटर का, ठीक है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कुछ और न्यूट्रिशन जो आ गए हैं यहाँ पे वो एब्जॉर्ब होंगे, और इसमें लास्टली क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, फीसिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फीशिया का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चे, मतलब आप फीशिया समझ रहे हो ना, वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद ये तो हमने पढ़ा होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब आपको जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है वो है लिवर के बारे में। तो लिवर क्या है बच्चा, तो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, और वो कंटेन करता है बाइल सॉल्ट। अब इसका काम क्या है, तो ये क्या करेंगे बच्चा कि जो बड़े बड़े सॉल्ट के ग्लोब्यूल्स, मतलब कि बड़े बड़े फैट के, सॉरी सॉल्ट नहीं, क्या कहेंगे, फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं उसको इमल्सिफाई करेंगे और वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाएंगे। ग्लोब्यूल्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। और यहीं पे देखिए क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाइल जूस किसमें स्टोर होता है, जो बाइल जूस अगर मान लो लिवर ने बनाया तो वो जाके किसमें स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। क्लियर है? और इसका काम क्या है, ब्रेक डाउन करना बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स के, या फिर मॉलिक्यूल्स की जगह पे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्लोब्यूल्स के, क्योंकि ये देख रहे हो सर्कुलर स्ट्रक्चर में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है पैनक्रियास के बारे में, जो कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस दो टाइप के एंजाइम्स रखता है बच्चे, एक है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा बच्चे, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और ये लाइपेज क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। क्लियर है कंसेप्ट? जो इमल्सिफाई होके वहां से फैट आया वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, और टूट के फाइनली फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बना देगा। क्लियर है? हाँ, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट, देखिएगा हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि इन दोनों में से किसके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है। तो हर्बीवोर्स के पास डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा कि क्यों हर्बीवोर्स के पास बड़ा इंटेस्टाइन है या कार्निवोर्स के पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटा है। तो आप कहोगे कि हर्बीवोर्स में जो सेल्यूलोज वो खाते हैं, मतलब प्लांट से सेल्यूलोज आता है, ठीक है। एक बात तो पहले ये समझ लो कि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में क्या है, सेल्यूलोज। अब ये जो सेल्यूलोज है ना बच्चा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसका डाइजेशन प्रोसेस भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर है,
लार्जर है कंपेरेटिवली, ठीक है। और कार्निवोर्स का क्या है कि मीट खाएंगे। अब मीट का डाइजेशन क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, स्मॉलर होता है, शॉर्टर होता है। इसके बाद विलाई के स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से समझाया हुआ है तुम्हें कि ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि यहाँ देख सकते हो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। और ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है ना बच्चा, वही प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए कि बहुत सारा ये ब्लड वेसल्स बना है, ब्लड कैपिलरीज देख रहे हैं ना। ये क्या करता है कि ये रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन को, है ना, और हर एक सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, अब हर सेल तक पहुंचाएगा तो सेल क्या करेगा, उसी से एनर्जी लेगा, फिर नए नए टिश्यूज बनाएगा, टिश्यूज को रिपेयर करेगा, ठीक है। अब विलाई का एक और काम है बच्चा, आप कहोगे मैम ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है, तो ये देख रहे हो बच्चा कि सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। इस ये लाइन में इतना ही जगह मिला ना, लेकिन सोचो इसी पर्टिकुलर लाइन पे इतना ज्यादा सरफेस मिल गया, राइट ना। तो ये क्या कर रहा है बच्चा, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है बच्चा, आप बहुत जूनियर क्लासेस में इसके बारे में भी पढ़ते आ रहे हो। ये क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है। ये तो सबसे पहले तो आप ब्रीदिंग समझ लो, ब्रीदिंग जो आप पढ़ते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होता है कुछ। चलिए, तो अब हम यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रॉपर पढ़ेंगे। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या शायद एक ही चीज है, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। ग्लूकोज टूटता है किसमें, CO2 में और वाटर में, और साथ ही साथ एनर्जी में। बात समझे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर है कंसेप्ट, आगे देखिए। अब सबसे पहले हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको अगर अच्छे से समझ जाओगे, आगे वाले स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चे कि लिखा हुआ है कि ग्लूकोज का टूटना और क्या क्या बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, वाटर बनाना और एनर्जी बनाना। मतलब कि जनरल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा कि ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का, मतलब कि ये देखो 6 कार्बन का एक चेन जैसा मॉलिक्यूल होगा बच्चे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, मतलब कि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट के ब्रेक डाउन होके पाइरुवेट बनाएगा, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। समझ रहे हैं, आप फिर से समझिए कि अगर आपसे पूछे कि पाइरुवेट टूटता है ग्लूकोज से, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पाइरुवेट कहाँ बनता है, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म में। क्या कहोगे बच्चे, साइटोप्लाज्म में। अब आपसे कोई पूछे कि ये CO2 और H2O और एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब रेस्पिरेशन 2 जगह हुआ, कहाँ, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है, ये तो जनरल प्रोसेस हुआ जब एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है बच्चा, जैसे बेसिकली कब कमी होता है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो, राइट ना। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो क्रैम्प्स आ जाता है ना। क्यों बच्चे, क्योंकि वहां आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस वक्त क्या होता है कि ये जो पाइरुवेट है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। यहां देखिए लैक्टिक एसिड, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर है, ये क्या किया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी को रिलीज किया। और लैक्टिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, और ये कहां होंगे, तो आपको क्रैम्प्स कहां आते हैं, मसल्स में, तो ये मसल सेल्स में होंगे। इसके बाद क्या हुआ बच्चा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात की, मतलब ऑक्सीजन है पर कम है। अब यहां क्या है, ऑक्सीजन है ही नहीं। ये बेसिकली किसके लिए है, जहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। आपने ये दोनों टाइप का पढ़ा होगा, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ, जब ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट है तो वो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कहां होता है बच्चा, ईस्ट में होता है, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, जो कि 2 कार्बन के मॉलिक्यूल है, साथ ही साथ CO2 बनेगा और एनर्जी फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और इसको याद करने के बजाय अच्छे से जैसे मैंने बताया वैसे आप समझने की कोशिश करो। कुछ कुछ वर्ड्स याद करने होंगे, पाइरुवेट, इथेनॉल, एसिटिक लैक्टिक एसिड वगैरह। एल्स क्या है बच्चे, ये समझने का काम है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है, उसी चीज को यहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 में आपको बताया। देखिए ईस्ट में क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और यहाँ देखिए, यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है, ये वही चीज थोड़ा वर्डिंग्स के फॉर्म में है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। अब क्या कह रहा है बच्चे कि जो एनर्जी है वो रिलीज होता है किसके फॉर्म में बच्चा, एटीपी के फॉर्म में, है ना, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन क्या करता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, ठीक है, एडिनोसिन गिव राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एनर्जी यूज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन को हम पढ़ेंगे, स्टार्ट कहां से होगा, नॉस्ट्रल से स्टार्ट होगा। नॉस्ट्रल में क्या होगा बच्चे कि एयर का इनटेक होगा, साथ ही साथ फाइन हेयर्स, आपको पता है कि आपके नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चा, वो एयर को फिल्टर करते हैं और साथ ही साथ लाइंड विथ म्यूकस, मतलब कि आपको भी मैंने बताया ना कि एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बच्चा, स्टिकी सा फ्लूइड, ठीक है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रफ चीजों से, ठीक है। तो ये नोस्ट्रल में गया, वहां से नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक रिंग लाइक कार्टिलेज है, ठीक है, आप यहां देखिए कि ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है ना, रिंग 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 बना हुआ है ना। ये ऐसा क्यों होता है बच्चा, ताकि अपने आप क्या होगा ना बच्चा, ये ई है, ठीक है, इंश्योर ईयर पैसेज जो बना है वो आप तो समझ रहे हो कि वो क्या है, ड्राई है ना, उसमें मॉइस्चर तो है नहीं क्योंकि एयर है। तो अगर क्या होगा, अगर ये रिंग लाइक नहीं होगा तो ये आपस में जाके चिपक जाएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे। तो एयर पैसेज कोलैप्स ना हो, इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कहां प्रेजेंट होता है बच्चे, थ्रोट में, मतलब आपके गले में प्रेजेंट है। इसके बाद कहां जाएगा एयर जाएगा दोनों लंग्स के पास, ठीक है, दो पार्ट होता है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है लंग्स, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। इसके बाद कहां जाएगा, ये जो दिख रहा है आप यहां से ये वाला पोर्शन देखो, ये थिक थिक वाला है ना, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। और उसके बाद ये जो पतला पतला गया है ना, बिल्कुल उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। ये है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया से पहुंचा लंग्स में, लंग्स से ये जो थिक वाला पोर्शन है उसे कहते हैं थिक ट्यूब, जो है उसे कहेंगे थिकर ट्यूब को ब्रोंकाई, और जो थिनर ट्यूब्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये स्मॉल ट्यूब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके लंग्स में, और ये फिर कहाँ जाके एंड होते हैं बच्चा, एल्वियोली में। कहाँ एंड होते हैं, एल्वियोली। ये देखिए यहाँ पे एल्वियोली का एक स्ट्रक्चर दिया है, मतलब जो एंड वाला इनका पोर्शन है वहां क्या प्रेजेंट होगा, एल्वियोली। एल्वियोली में ही बच्चा प्रॉपर ये सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। अगर आपको कोई पूछे कि कौन से पार्ट में CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, तो आप कहोगे एल्वियोली, ठीक है। और एल्वियोली क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, और अगर वो सिंगुलर वर्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्वियोलस, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल जो है वो टर्मिनेट हुआ एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वियोली कहते हैं, और जहां गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और यहाँ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। देखिए अब फिर से बात आ गई, आप पूछोगे कि मैम खाना तो हम समझ गए कि वेलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में चला गया, ठीक है। अब ये बताइए कि ऑक्सीजन कैसे ब्लड में गया, तो ऑक्सीजन यहाँ एल्वियोली के पास देखिए ये ब्लड वेसल्स बना है, ये देख रहे हो, आर्टरीज और कैपिलरीज बना हुआ है ना। तो ये क्या है, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है बच्चा, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। लार्ज एनिमल में क्या होता है बच्चे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे अंदर ह्यूमन में हेमोग्लोबिन देखने को मिलता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक
हेमोग्लोबिन है और जिसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 पार्ट, हर एक हेमोग्लोबिन पे इनके पास वेरी हाई एफिनिटी, एफिनिटी मतलब जुड़ना, क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। किस पे जुड़ रहा है, इन्हीं पिगमेंट्स पे जुड़ता है और इसी के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। आप पूछोगे ना कि मैम ये ऑक्सीजन अपने आप थोड़ी जा रहा होगा, तो ये कैसे जा रहा है, ये हेमोग्लोबिन से जुड़ के जुड़ जाता है बच्चे, ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट है, आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पोसेल्स में, ठीक है। CO2 बेसिकली, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो कहोगे CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा से होता है, ठीक है। ये ज्यादातर वाटर में सॉल्युबल है, तो ब्लड का जो मोस्ट वाटरी पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो कहोगे हेमोग्लोबिन, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो कहोगे प्लाज्मा, क्या कहोगे, प्लाज्मा। चलिए आगे देखिए। अब रेट ऑफ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पूछे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है या फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में से जल्दी जल्दी सांस कौन लेता है, तो कहोगे कि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन क्या है, कम अमाउंट में है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। अब क्योंकि पानी में लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, फास्टर होगा। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, फास्टर होगा, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स हमारे कंपैरिजन में जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड के थ्रू होता है, अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, है ना, हमने पढ़ा कि प्लाज्मा क्या है, एक सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा कंटेन करता है, ठीक है। और ये फ्लूइड लाइक मीडियम है जिसमें सेल्स मतलब कौन सा सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या है, सस्पेंडेड है, मतलब कि उसी में तैर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से समझेंगे। ये क्या करता है बच्चा, फूड का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट। और ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के बारे में बात करें, आरबीसी के कौन से पार्ट में, कमेंट में बताओगे कि O2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, आरबीसी के कौन से पार्ट में। हार्ट जो है वो हमारा पंप ऑर्गन है ना, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये हमारे मुट्ठी के साइज का है, फिस्ट मतलब मुट्ठी, है ना। इसके बाद बताया गया है बच्चे कि हमारे अंदर जो हार्ट है, ठीक है, हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन का हार्ट कितना है, 4 चैम्बर, यहां देख सकते हो 4 चैम्बर्स। और वैसे ही जब फिश की बात करेंगे तो उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। जब एम्फीबियंस या फिर कुछ रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है बच्चे, 3 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर है। अब हम अपने अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने हार्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे हार्ट में क्या हुआ, ये है हमारा बॉडी, यहां से ये थोड़ा आपको दिमाग से समझना पड़ेगा और याद करना होगा। ये एक्चुअली हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है बच्चा, ये मैंने आपको समझने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे 2 मिनट में, ठीक है। ध्यान से सुनो, तुरंत समझ जाओगे। उसके बाद फिर इसी चीज को तुम हार्ट पे अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। चलो, आपके बॉडी से ये है आपका हार्ट, ठीक है, जो कि 4 चैम्बर से बना है। ये है राइट ऑट्रियम, ये है लेफ्ट ऑट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आ गई। ये है ऑट्रियम ऊपर वाला और नीचे वाला वेंट्रिकल। क्लियर है कंसेप्ट। ऑट्रियम थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है बच्चे, और वेंट्रिकल बड़ा होता है, ठीक है। चलिए ये सब हम देखेंगे जब हार्ट का डायग्राम देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ समझिए चीजों को कि हो क्या रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है। बहुत इजी सा प्रोसेस है बच्चा, तुरंत समझ जाओगे। ध्यान से सुनना। बॉडी से जितने भी, ठीक है, बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि जिसमें CO2 है ना, वैसे ब्लड जिसमें CO2 है वो वेना कावा के थ्रू राइट ऑट्रियम में आते हैं, ठीक है। राइट ऑट्रियम में आ गए, इसके बाद वो आ गए राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद कहां आएंगे, राइट वेंट्रिकल में आ गए। यहां से वो चले जाएंगे लंग्स में, जहां CO2 बाहर निकल जाएगा और O2 अंदर आ जाएगा। और अब तुम मुझे बताओ लंग्स के किस पार्ट से, तो मुझे कमेंट में ये नोट करके बताओ कि लंग्स के किस पर्टिकुलर पार्ट में ये ब्लड के अंदर जो ये हो रहा है CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट, ये किस पार्ट से हो रहा है लंग्स के, ठीक है। अब यहां देखोगे ना बच्चा, यहां एक वॉल्व प्रेजेंट है, इस वॉल्व को ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना, सिर्फ समझो कि ये वेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद लंग्स में चला गया। अब लंग्स से कैसा आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, वो किसके थ्रू आया बच्चे, तो वो आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यहां देखो, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में किसके थ्रू गया,
पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है यहाँ, और ये वापस किससे आया, पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम में, फिर वहां से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर पूरे बॉडी में किसके थ्रू जाएगा, आयोटा के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा बच्चे, आयोटा के थ्रू, ठीक है। यहां भी एक वेल्व प्रेजेंट है जिसको बाइकास्पिड कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड को, ठीक है। चलिए अब आप समझिएगा बच्चे, ये जो वेल्व है ये बेसिकली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्लो को, ठीक है। जो ब्लड यहां से यहां आ रहा है या फिर यहां से यहां आ रहा है, इसको ये क्या करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं। वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन था उसके मसल्स जो है वो कंपैरेटिवली थीकर होते हैं आर्टरियम के मसल से, ठीक है। क्यों, क्योंकि बार बार देखो वेंट्रिकल वाला पोर्शन क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है ब्लड को, वेंट्रिकल वाला पोर्शन क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है, और आर्टरियम वाला पोर्शन क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है ना। तो इसीलिए क्योंकि फोर्स चाहिए, इसी वजह से वेंट्रिकल्स जो है वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली थीकर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, ब्लड को बाहर भेजना होता है, ठीक है। वेल्व का काम क्या है बच्चे, तो वेल्व जो है वो क्या करते हैं, वो बचाते हैं बैकफ्लो से। एक बार मान लो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो ऐसा ना हो कि अब वो वापस आर्टरियम में चला जाए, ठीक है। तो वेंट्रिकल से आर्टरियम में ना जाए, इसके लिए वेल्व प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा बॉडी 4 चैम्बर से बना है और डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन कैसे, एक बार देखो, एक बार तो पूरे बॉडी से आया राइट एट्रियम में और फिर लंग्स से आया लेफ्ट एट्रियम में, राइट ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज जो है वो कंपैरेटिवली थिक होते हैं और इलास्टिक वॉल के होते हैं, और वेंट्रिकल्स के वॉल कैसे होते हैं, वेंट्रिकल्स के वॉल थिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि आर्टरीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्यों, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड आ रहा है बच्चे, है ना, वो बहुत प्रेशर से आ रहा है, ठीक है। तो अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम हार्ट ये क्या होते हैं, बहुत थिक होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं, ताकि इजीली वो ब्लड जो आ रहा है उसको हार्ट में ला सके, ठीक है। यहाँ देखिए बनाया हुआ है, ठीक है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट करे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडीज में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है बच्चा, ये जो आर्टरीज और वेन्स है बच्चा, ये क्या होता है, फिर स्मॉल स्मॉल, जैसे ऐसे समझो कि सबसे ये मान लो तुम्हारा आयोटा है, आयोटा से बहुत सारे आर्टरीज निकले और फिर इस आर्टरीज से बहुत छोटे छोटे क्या निकल गए, कैपिलरीज निकल गए। बात समझ गए। तो कैपिलरीज क्या है, स्मॉलेस्ट वेसल है, ये स्मॉलेस्ट वेसल, ठीक है। अब आप ये याद करो जरा, अब आप जरा याद करोगे तो आपको तुरंत रिकॉल होगा कि विलाई में भी ये कैपिलरीज जुड़े हुए थे, विलाई वाला जो स्ट्रक्चर था, है ना, या फिर वो जो आप पढ़े एल्वियोली वाला स्ट्रक्चर, वहां भी क्या जुड़े हुए थे, कैपिलरीज ही जुड़े हुए थे। क्लियर है, चलिए यहां अब हम देखेंगे हार्ट का डायग्राम। यहां वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर चला गया राइट एट्रियम में, फिर राइट से चला गया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ये पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स में। ये देखिए लंग्स में जहां हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, और फिर यहां से वापस आएगा पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में, आयोटा से पूरे बॉडी में चला गया, ठीक है। तो यहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान में रखोगे तो जल्दी चीजें थ्योरेटिकली क्लियर होगा, और इस स्ट्रक्चर से क्या होगा, प्रैक्टिकली क्लियर होगा। क्लियर है कंसेप्ट, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें सेम वही सारी चीजें हैं बच्चे। अब हमारा है कि मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स एंड लिम्स, ठीक है। तो मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स एंड लिम्स में हम पढ़ेंगे बच्चे कि प्लेटलेट्स कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड फ्लो को, ठीक है। जैसे आपने क्या पढ़ा, मतलब जूनियर क्लासेस में आपने ये पढ़ रखा है कि अगर मान लो किसी भी टाइप की इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स क्या करता है, वहां ब्लड को क्लॉट कर देता है और मिनिमाइज करता है ब्लड के लॉस को। जैसे यहाँ एक इंजरी हुई है, यहाँ क्या हुआ है, सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो गए हैं और क्या कर दिए हैं, ब्लड को क्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। तो जिससे होता क्या है बच्चे कि अगर आपको कोई इंजरी होती है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि ब्लड का जो पंपिंग मतलब एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर जो है ना वहां क्या होता है, प्रेशर वो लूज कर देता है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स आके वहां क्लॉटिंग कर देते हैं। अवॉइड रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग ड्यू टू लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ लीकेज, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने जो कहा।
नेक्स्ट है लिम्फ्स एंड टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ और को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो इस पर्टिकुलर डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा बच्चे, ये देखिए ये एक कैपिलरी का डायग्राम है। किसका है? कैपिलरी। कैपिलरी किसका पार्ट है बच्चे? ब्लड वेसल्स का, राइट ना। तो जो ये कैपिलरीज में ये पोर्स जो होते हैं ना बच्चा, ये डिफरेंट पोर्स जो होते हैं, ये इससे क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड वेसल्स स्किप कर जाते हैं किसमें? टिश्यू में, और वो क्या बना देते हैं बच्चा? लिम्फ। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ब्लड से टिश्यू में कुछ फ्लूइड आते हैं जो ये पर्टिकुलर थिंग्स कंटेन करते हैं, उसे हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा की तरह होता है, कलरलेस होता है, इसमें प्रोटीन भी कम होता है। और इसका काम क्या है बच्चे? तो ये कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब देखिए आपने ये जो विलाई वाला पार्ट पढ़ा था ना, इसी में आपको समझ में आया होगा, मैंने आगे भी बताया था कि होता क्या है कि न्यूट्रिशन यहीं से एब्जॉर्ब होता है। ये जो कैपिलरीज होती हैं यहां से एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं? कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड सिक्रीट कर देती है। कहां? टिश्यू में। ठीक है, और ये क्या ये क्या करता है? ये कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बच्चे? तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल से क्या क्या चीजें प्लांट लेते हैं। तो नाइट्रोजन लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं वगैरह, जो भी मतलब नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, जो भी मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट है, वो किस प्रोसेस से प्लांट इनटेक करता है बच्चे? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। पर डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है। लार्जर डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम के लिए। तो जाइलम जो है वो बेसिकली वाटर एंड मिनरल का है, और फ्लोएम किसका था बच्चे? फूड के लिए। ठीक है, तो रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन किससे होते हैं? जाइलम से होते हैं। चलो जाइलम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आप लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ रखा है। इसमें वेसल्स होते हैं और ट्रैकिट्स होते हैं। वेसल्स मैंने बताया था, जो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें वेसल्स कहते हैं, राइट ना। तो ये वेसल्स और ट्रैकिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बच्चा दो पर्टिकुलर प्रोसेस से होता है। एक होता है रूट के प्रेशर से, दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ रखा है, थोड़ा रूट प्रेशर को अच्छे से समझ लीजिए। ऑस्मोसिस आपने जो पढ़ा है ना बच्चे, बिल्कुल वही चीज है। ऑस्मोसिस क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहां भी क्या होता है कि एक आयनिक कंसंट्रेशन बनता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब समझे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इससे क्या होता है बच्चे कि जो सॉइल में जितना हायर कंसंट्रेशन है और रूट में कम कंसंट्रेशन है, तो वहां से क्या होगा कि वाटर रूट में आएगा, और रूट में आएगा तो एक पुश टाइप का, अपवर्ड पुश टाइप का प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। ट्रांसपिरेशन, और ये बेसिकली कब होता है बच्चे? नाइट में होता है। ट्रांसपिरेशन दिन के टाइम में होता है। और इसमें होता क्या है कि स्टोमेटा से जो लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा। अब एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आपने दो पॉइंट पढ़ा। एक पढ़ा रूट प्रेशर, दूसरा पढ़ा ट्रांसपिरेशन। मोस्ट ऑफ द जो वाटर का मूवमेंट है वो किसके थ्रू होता है बच्चे? ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन। साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन के और काम क्या क्या है? ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ लीव्स के। ठीक है, साथ ही साथ एक और काम क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्प्शन और साथ ही साथ अपवर्ड मूवमेंट, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है वाटर का और मिनरल का। ठीक है, आपने ये जो वाटर और मिनरल का मूवमेंट पढ़ा बच्चे, ये बेसिकली किससे हो रहा है? रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पे जा रहा है, राइट ना। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। किससे? डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एक डायरेक्शन में। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर वही आ जाए हम लोग फ्लोएम के बारे में, तो पत्ते यहां भी हैं, पत्ते यहां भी हैं। अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में, राइट ना। तो मल्टी डायरेक्शनल इसका फ्लो होता है। चलिए फ्लोएम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले एक आपके लिए स्पेशल एक प्रोसेस दिया है, एक फेनोमेना दिया है, जिसको आपको पढ़ना है कि ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बनता है वो सॉल्युबल होके जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचता है बच्चे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं।
अब प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है, जैसे अमीनो एसिड हो गए और अदर सब्सटेंसेस हो गए। ट्रांसलोकेशन किसमें हुआ, फ्लोएम के थ्रू हुआ। फ्लोएम में क्या क्या पाए जाते हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो कंपेनियन सेल्स जो हैं वो उन्हें सारे मतलब उसके सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, उनके कंपेनियन सेल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज में बच्चे एटीपी का यूज होता है, ठीक है, एनर्जी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। चलिए नेक्स्ट है कि ये जो ट्रांसलोकेशन हुआ, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हुआ, ये जब जब जरूरत होगी तभी तभी। आपने पढ़ा ना कि जब एक्स्ट्रा जो आपका न्यूट्रिशन है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चे, स्टार्च के फॉर्म में। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बना लेता है, खाना बना लेता है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, रखा रहता है, ठीक है। और जब जरूरत होती है तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट को देता है। जैसे कि स्प्रिंग के सीजन में बहुत सारे फूल निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, राइट। तो क्या होता है उस वक्त कि सुगर फ्रॉम रूट्स और स्टेम कहां पहुंच जाता है, बर्ड के पास, ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसा प्रोसेस है बच्चा, जिसमें हमारे बॉडी का रिमूवल होता है हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट का, ठीक है। और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप पढ़ोगे कि यूनिसेलुलर में ये प्रोसेस किसके थ्रू हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन क्योंकि मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो इसी वजह से इनके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। प्लांट्स में स्टोमेटा, रेस्पिरेशन, गटेशन वगैरह के थ्रू। गटेशन क्या होता है बच्चे, गटेशन वो जो सुबह सुबह आप उठते हो और देखते हो कि पत्ते पे ओस जैसा बना हुआ रहता है, दैट इज गटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद प्लांट्स में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। तो ह्यूमन बीइंग में हमने क्या क्या देखा बच्चे कि हम बेसिकली फीसिया जो है वो देख लिए कि वो वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू रिलीज हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू रिलीज हो गया। एक है हमारा CO2 जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हो गया। तीसरा है हमारा यूरिन, जो हम पढ़ेंगे यहाँ एक्सक्रेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो यूरिन वाला जो फॉर्मेशन है बच्चा, वो किसके किसके, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है, यहाँ हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। ये दोनों किडनी है देखिए, और यहाँ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 2 यूरेटर है। और इसके बाद ये यूरिन जो बन के आएगा वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा। और जब ब्रेन कमांड देगा तो यूरेथ्रा के थ्रू ये पास आउट हो जाएगा बॉडी से। क्लियर है। इसके बाद अब यूरिन के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली ये जो पूरा फेनोमेना है बच्चा, ये फिल्टरेशन ऑफ ब्लड का फेनोमेना है। क्या है, हम ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। हमारे बॉडी में बेसिकली हम यूरियोटेलिक हैं, तो इसीलिए हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है, ठीक है। यूरिक एसिड किसमें होता है, इंसेक्ट्स वगैरह में। ऐसे ही अमोनिया होता है बच्चा फिशेस वगैरह में, ठीक है। अब जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है बच्चा, अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, तो आप कहोगे नेफ्रॉन। क्या कहोगे, नेफ्रॉन। यहाँ देखो एक नेफ्रॉन का छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये पूरा जो प्रोसेस है बच्चा, ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, अच्छे से समझेंगे तुरंत समझ आ जाएगा। सबसे पहला क्या है, फिल्ट्रेशन, जो कि इस बॉमिन कैप्सूल नाम का ये जो पार्ट है, जो कि कप शेप का होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये एंड होता है कॉइल ट्यूब्यूल से। यहाँ क्या होता है, फिल्ट्रेट बनते हैं बच्चा। नॉर्मली ध्यान से समझेंगे, यहाँ देखिए ये जो आप अपने एनसीईआरटी में भी देखोगे, ये जो इस टाइप का ब्लड वेसल्स गया है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ फिल्टर होगा, ब्लड से सारा फिल्टर होके कहाँ आ जाएगा, इधर इस पार्ट में आएगा, ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है। तो उसे कहेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। फिल्ट्रेट क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। अब सुनिए बच्चा, इसके बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि जब ब्लड से फिल्ट्रेट निकला, जब फिल्टर हुआ, तो वो क्या होगा कि कुछ ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ सॉल्ट और कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाते हैं, साथ में मतलब फिल्टर के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, ताकि कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू होगा बच्चे, कैपिलरीज के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होगा, ताकि ये अगर यही चीज देखो, अगर ग्लूकोज बाहर निकल गया तो आपको क्या हो जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी। अगर मान लो रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हुआ तो सॉल्ट का कलेक्शन होने लगेगा, और बहुत सारे सॉल्ट का कलेक्शन हो जाएगा तो आप कहोगे, सुने होगे कि किडनी में क्या हो गया, स्टोन हो गया, राइट ना।
इसी तरह से आप बात को समझेंगे तो आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, जिसमें फिल्टर हुआ ब्लड, ठीक है, और फिल्ट्रेट बाहर आया जिसमें कुछ कुछ अच्छी चीजें भी लेकर वो बाहर आ गया है ना। तो अब क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिसमें ये जो काम की चीजें हैं वो फिर से रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में चला गया। इसके बाद लास्ट में होता है बच्चा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें प्रॉपर आयंस वगैरह का फिल्ट्रेशन होके यहाँ होता है लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरेथ्रा में ज्वाइन होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, इसीलिए कहते हैं जितना ज्यादा आपके बॉडी में एक्सेस वाटर होता है उतना अच्छे तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट डिसॉल्व होकर निकल जाता है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मेट बना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मतलब हम देखेंगे कि प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं। तो प्लांट का एक्सक्रीशन बच्चा सबसे पहले तो होता है, फर्स्ट नंबर में आप लिख लो कि फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, जैसे हमारे लिए CO2 वेस्ट प्रोडक्ट था, इनके लिए क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन। दूसरा लिखेंगे बच्चे ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सेस वाटर लॉस हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपने पढ़ा है ट्रांसपिरेशन के बारे में, और ये जो एक्सेस वाटर का लॉस होना, ये भी क्या हुआ, ये भी एक टाइप का वेस्ट रिमूवल हुआ, ठीक है। तीसरा है हमारा अदर वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि डेड सेल्स की, डेड सेल सुने हैं ना कि आप ट्रंक के बार्क में देखे होंगे कि कैसे लगा हुआ रहता है, तो वो क्या है, डेड सेल है। या फिर ये जो पत्तियां गिरती हैं वो क्या करते हैं, सारे वेस्ट प्रोडक्ट, ये एक अच्छा फेनोमेना है बच्चा, पत्तियों का गिरना वो एक अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो पेड़ के जितनी भी गंदगियां हैं वो लेकर सेड ऑफ हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, राइट ना। तो चलो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में देखेंगे, तो वैक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि वैक्यूल्स का काम क्या था, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करना, ये पढ़ा हुआ है हमारा। ये एक नया है, इसमें क्या है बच्चे कि जो ओल्ड जाइलम होते हैं बच्चे, उसमें आपने देखा होगा कि किसी किसी पेड़ से कुछ स्टिकी सा प्रोडक्ट निकल रहा होता है, रेजिन और गम कहते हैं जिसे, वो एक्चुअली क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है, वो पेड़ अपना क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है। और लास्ट हमारा है बच्चा, सॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देता है। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है लाइव प्रोसेसेस का। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको NCERT के लाइन बाय लाइन वीडियो अपलोड करें, तो बी कनेक्टेड विथ अस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share with your friends, and if you are having any queries, any questions regarding this topic, you can ask in comment, and question answers and all will be uploaded soon, so don't forget to subscribe the channel. Thank you.